तो चलिए आ चुके हैं हम द्रव्य के तापीय गुण के लेक्चर नंबर 7 पे। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम विशिष्ट ऊष्म धारिता को कंप्लीट करेंगे। साथ में हमें ऊष्मा जो है ऊष्मामिति को भी पढ़ना है आज ही। तो विशिष्ट ऊष्म धारिता सारणी 10.3 10.4 जो हमें सारणी दी हुई है, इस सारणी को चलो पढ़ेंगे। अध्याय 11 में जो है, अध्याय 11 जो है उसमें आप इसको जो है विस्तृत वर्णन के लिए देखें। अगर अध्याय 11 को पढ़ेंगे तो आपको उसमें जो है विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप वहां से पढ़िए। सारणी 10.1 जो सारणी आपने 10.1 दी गई है ये वाली, इसमें वायुमंडलीय दाब तथा कक्ष ताप पर कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्म धारताएं। यहाँ पर लिखे हैं पदार्थों के नाम। ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं पदार्थों के नाम, जैसे एल्यूमिनियम, कार्बन, तांबा, लेड, चांदी, टंगस्टन, जल। तो यहाँ पर लिखी हुई हैं उनकी विशिष्ट ऊष्म धारताएं। और ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं: बर्फ, कांच, आयरन, केरोसिन। जो है यहाँ पर कुछ जो लिखे हुए हैं, उन पदार्थों की ऊष्म धारता लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये अपना सारणी 10.3। तो वायुमंडलीय दाब और कक्ष ताप पर विभिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्म धारता की माप के लिए मान। ठीक है। सारणी 10.4 में क्या दिया हुआ है? कुछ गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्म धारता की सूची। याद रखिए पिछले कक्षा में हमने मोलर विशिष्ट ऊष्म धारता देखी थी। इसमें हमने Cp Cv देखा था। और आपको याद हो उसमें इसमें जो है प्रेशर एकांक था, और इसमें जो है हमारा V एकांक था। Cp और Cv हम पिछले उसमें देख चुके हैं। अब हमें कुछ गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्म धारताओं की सूची दी गई है, उस पर हम नजर डालेंगे सारणी 10.4 में। रुकिए जरा। हम्म, चलिए डालते हैं सारणी 10.4 पर अपनी दृष्टि। कुछ गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्म धारताएं। अब यहाँ हमें कुछ गैसेस दी गई हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस दी हुई है। और यहाँ पे दी गई है उनकी Cp, जैसे मैंने बताई थी Cp और Cv। तो ये दोनों मोलर विशिष्ट ऊष्म धारिताएं हैं। अब ये जो है ये बस जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, दोनों जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में दोनों नापी जाती हैं। तो एकांक का फर्क पड़ता है कि उसमें कुछ एकांक है, कुछ में कुछ। ये सारणी जो है 10.4 गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्म धारताओं की है। इन दोनों सारणियों को, इन दोनों टेबलों को आपको याद नहीं करना है। ये बस आपको दिखाने के लिए है कि वैल्यूज ऐसी होती हैं, और आप इनसे कंपेयर कर सकते हो। आप इनसे एक दूसरे को देख सकते हो कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम। ये बस उसके लिए है, और किसी भी चीज के लिए याद है, याद आपको नहीं करना है। आपको बस उसको ऐसे समझना है कि आपको इसको बस इतना देखना है किसका ज्यादा है किसकी कम। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युक्त निकाय पर अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी निकाय को व्युक्त निकाय तब कहा जाता है जब उस निकाय तथा उसके परिवेश के बीच कोई ऊष्म जो है विनिमय अथवा ऊष्म स्थानांतर नहीं होता है। अब जब व्युक्त निकाय के जो है विभिन्न भाग भिन्न भिन्न ताप पर होते हैं, तो ऊष्म उच्च ताप के भाग से निम्न ताप वाले भाग में जो है स्थानांतरित हो जाता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक भाग है, और मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये दूसरा भाग है। ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये इसका जो है ताप इससे ज्यादा है, ये वाला जो है इसका ताप ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है ऊष्म कहाँ से कहाँ जाएगी? ऊष्म जाएगी यहाँ से यहाँ, क्योंकि ऊष्म हमेशा उच्च ताप के भाग से निम्न ताप वाले भाग में स्थानांतरित हो जाती है। कभी भी वो ठंडे मतलब कम ताप वाले से ज्यादा ताप वाले में कभी नहीं जाती। कभी नहीं जाती। हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही जाती है। कह सकते हैं उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग में हमेशा जाती है।
ओके। हम्म। और उच्च ताप के भाग द्वारा लुप्त उष्म उष्म निम्न ताप के भाग द्वारा उष्म लब्धि के बराबर होती है। इस लाइन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है कि उच्च ताप के भाग द्वारा लुप्त उष्म जो है निम्न ताप के भाग द्वारा उष्म लब्धि के बराबर होती है। अब देखिए ऊष्म मिति और ऊष्म मापने की विधि। अब ऊष्म मिति का अर्थ ऊष्म मापन है कि हम ऊष्म को माप कैसे सकते हैं। अब ये सवाल आपके दिमाग में ही आया होगा कि ऊष्म माप कैसे है, और रुकिए ना। हम्म। तो ऊष्म मापन की जो विधि है ये समझने में है आपको ज्यादा आसानी नहीं आसानी होगी, क्योंकि ये उतना कठिन टॉपिक नहीं है। तो चलिए पहले हम इसको सरलता से समझते हैं। इजी टॉपिक है, ज्यादा इसको आपको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ आ जाएगा, जान वाला की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जब कोई उच्च ताप की वस्तु, यानी अगर एक मान लीजिए मैं वस्तु लेता हूं जिसका ताप ज्यादा है, तो उच्च ताप की वस्तु किसी निम्न ताप की वस्तु के संपर्क में लाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले में कि एक वस्तु है जिसका ये मैंने ताप ज्यादा है मान लीजिए, और एक वस्तु मैं दूसरी लेता हूँ जिसका जो साथ में ही इसके लगी हुई है, लेकिन इसका ताप इससे कम है। जैसे मैंने बताया कि ऊष्म कहाँ से कहाँ की तरफ बहेगा, तो ऊष्म जो है इसकी इससे इसकी तरफ जाएगा। ठीक है। तो जब कोई उच्च ताप की वस्तु किसी निम्न ताप की वस्तु के संपर्क में लाई जाती है, तो उच्च ताप की वस्तु द्वारा लुप्त उष्म निम्न ताप की वस्तु द्वारा उष्म लब्धि के बराबर होती है। ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं। यह तभी बराबर होती है जब निकाय से ऊष्म का कोई भाग भी परिवेश में पलायन ना करे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह तभी होगा जब निकाय से जो ऊष्म का कोई भाग भी परिवेश में पलायन ना करे। ठीक है। ये- हम्म, क्या होता है कि अब मैं आपसे कहूँ, ये बोलना यह चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने अभी जो आपको जैसे समझाया कि मान लीजिए ये गर्म, मतलब कह सकते हैं तो ज्यादा ताप वाली वस्तु है, या ये कम ताप वाली है, दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो मान लीजिए कि मैं अगर आपसे कहूँ कि इस वाली जो है अपनी धातु ने 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर खो दिया, 3 डिग्री सेल्सियस ताप खो दिया, क्योंकि कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगी ऊष्म, इसकी इसकी तरफ। तो इसका ताप कम होता जाएगा, इसका ताप बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए इसने 3 डिग्री सेल्सियस खोया। कहने का मतलब है अगर मैं इसका जो इसने पहले इसका कुछ था मान लीजिए ताप 30 हुआ, तो इसका आप ताप हो चुका है 27, मतलब 3 कम हुआ। और इसने क्या किया, इसका ताप 3 ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका ताप 3 घटा और उसका ताप 2 बढ़ गया। ऐसा नहीं होता। इसका ताप 3 घटेगा, इसका ताप 3 बढ़ेगा, और कंडीशन इसकी एक ही होती है, और वो भी कंडीशन एक ही होती है कि इसके बीच कुछ भी सराउंडिंग में, मतलब कहने कहने का मतलब है बाहर नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए 3 है, तो ये आसपास किसी भी अपनी उसमें जानी नहीं चाहिए, उसकी ऊष्मा बाहर नहीं बहनी चाहिए, केवल इन दोनों के बीच बहेगी, बाहर कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि अगर आप गिलास को भी रखते हो अपने यहाँ मान लीजिए हाथ में, तो आपके आसपास जो अपना एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, मतलब आसपास जो है हवा में, जो है पर्यावरण में भी ऊष्मा चली जाती है। तो अगर पर्यावरण में ऊष्मा जाएगी, तब ऐसा नहीं होगा कि इसने 3 खोई इसने 3 पाई। तब क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पर्यावरण में भी कुछ ऊष्मा गई, तो इसने खोई तो 3 लेकिन इसने पाई 2, क्योंकि एक चली गई पर्यावरण में। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, जब हम पर्यावरण में एक कुछ भी नहीं जाता ऊष्म ऊष्म, जब हम ऐसा एक सिस्टम बना देते हैं जहाँ ऊष्म केवल और केवल जाएगी तो इन दोनों के बीच में ही इधर उधर हो सकती है, पर्यावरण में नहीं जाएगी, तब इसकी 3 घटेगी, तो इसकी 3 ही बढ़ेगी। तो आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। मुझे पता था थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैंने इसको समझाया, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए, यह तभी होता है जब जो है निकाय से ऊष्म का कोई भाग भी परिवेश में पलायन ना करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझेंगे इसे। ऊष्म मापी और उसके उपयोग। अब ऊष्म मापन के लिए ऊष्म मापी का उपयोग किया जाता है। अब ऊष्म मापी के लिए आपको ऊष्म मापन का उपयोग किया जाता है। और यह धातु एक बर्तन और तांबे का एल्यूमिनियम जैसे पदार्थों के विडोलक से जो है बना होता है। अब और यह धातु उससे बनाया जाता है। बर्तन को लकड़ी के आवरण में रखा जाता है, जिसमें ऊष्मारोधी पदार्थ जैसे कांच तंतु भरे होते हैं। बाहरी आवरण ऊष्मा कवच की भांति कार्य करता है और ऊष्मा हानि कम कर देता है। इस बर्तन में पारे का तापमापी छिद्र से प्रवेश करता है। इस विधि द्वारा ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्म धारिता की माप की जाती है। अब मैं आपसे बताता हूँ इसको क्या क्या कहने का अर्थ क्या है। ये रहा एक अपन ने बक्सा बनाया। बक्से में अपन ने क्या किया, बाहर से हमने क्या किया, इसको लकड़ी के आवरण में रखा। लकड़ी के आवरण में रखे से क्या होता है कि ऊष्मरोधी पदार्थ जो है, अब जो भी अंदर रखा हुआ है, वो ऐसा होता है कि बाहर की तरफ ऊष्म नहीं खो पाता है पर्यावरण में। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें, देखिए। अ, देखिए, बाहरी आवरण ऊष्म कवच की भांति कार्य करता है। बाहरी आवरण किसका है, बर्तन में जो लकड़ी का आवरण है, तो क्या वो क्या करता है, कवच की भांति कार्य करता है और ऊष्म हानि कम कर देता है। तो ऊष्म हानि कम कर देता है, तो उससे क्या होता है कि इस बार जो है क्या है कि इससे जो है ऊष्म बाहर नहीं जाएगी, केवल उसके अंदर जो होंगे चीजें वहां से वहां इधर से उधर होती रहेगी, स्थानांतरित होती रहेगी। जैसे इस बर्तन में पारे का तापमापी छिद्र से प्रवेश करता है। इस विधि द्वारा ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्म धारिता का मापी जाती है। इसमें अगर आप कोई ठोस पदार्थ रखते हो तो उसकी जो है विशिष्ट ऊष्म धारिता माप की जाती है। अभी ऐसा अगर एक सिस्टम होता है तो इसके अंदर फायदा यह होता है, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, कि अगर मैं इसके अंदर, जैसे हमने बर्तन की लकड़ी को जो है उससे आवरण में रखा है, अब यहाँ से अगर ऊष्म हानि कम होगी, और यहाँ पर अगर एक धातु रखी है, और यहाँ पर अगर एक धातु रखी है, और अगर इनके बीच ताप का अंतर है, ये एक ज्यादा जो है ताप का है, एक कम ताप का है, तो उनके बीच ऊष्म का स्थानांतरण होगा ज्यादा ताप वाले से कम ताप की ओर। ये जो है दशा होगी ऊष्म की। कम ताप जो ज्यादा गर्म होगा, गर्म से ठंडे की तरफ ऊष्म हमारी बहती है। और अगर अगर जितनी ताप ये गर्म वाला, मान लीजिए ये गर्म है, जितना ताप ये गर्म वाला खोएगा, उतना ही ताप जो ठंडा वाला है वो पाएगा। कंडीशन एक ही है कि कुछ भी ऊष्म बाहर पर्यावरण में नहीं जाएगी, पूरी ऊष्म उनके अंदर रहेगी। ऊष्म का जो ऐसा है कि इसने जितना खोया उतना ही इसने पाया, क्योंकि ऊष्म हमारे पर्यावरण में नहीं गई। और गई क्यों नहीं, क्योंकि हमने इसको बर्तन को लकड़े के आवरण में रखा हुआ है। जब हमने बर्तन को लकड़ी के आवरण में रखा हुआ है, लकड़ी क्या है, तुम्हारी बाहर अंदर की ऊष्म को बाहर नहीं जाने देती। तो आपका जो है मन जो बनाया है पूरा ये हमने, इसके क्या होता है कि इससे जो है हमारी ऊष्म अंदर से बाहर नहीं जा पाती, तो वह पर्यावरण में नहीं जा पाती। इसलिए अगर इसके अंदर कोई दो धातु रखे जाते हैं, तो अगर एक गर्म और एक ठंडी होती है, तो उनके बीच ऊष्म गर्म पदार्थ जिसकी ताप ज्यादा है, उससे उसकी तरफ बहेगी। उस ऊष्म जिसका ऊष्म कम है, कह सकते हैं वो ठंडा है, जिसका ताप कम है, दूसरे के मुताबिक, दूसरे के मुकाबले। अगर दूसरे के मुकाबले ताप कम है, या मेरा ताप ज्यादा है, आपका ताप मान लीजिए कम है, तो मेरी तरफ से आपकी तरफ ऊष्म बहेगी। अगर ऐसे आइसोलेटेड, मतलब ऐसे सिस्टम में अगर मैं आ जाता हूँ जहाँ लकड़ी के बर्तन के आवरण में रखा हुआ है, पूरा ऐसा बंद करके रखा हुआ है जहाँ पे ऊष्म जो है पर्यावरण में नहीं जा सकती। तो ऐसा आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने विशिष्ट ऊष्म धारिता और ऊष्मामिति को कंप्लीट किया। विशिष्ट ऊष्म धारिता हमारी थोड़ी सी रह गई थी, सारणी वगैरह रह गई थी, टेबल्स, तो मैंने आपको वो दिखाई। साथ में मैंने आपको ऊष्मामिति भी समझाई। अब कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 10.3। एक उदाहरण है उसको देखेंगे, और साथ में मैं आपको समझाने वाला हूँ अव्यवस्था और परिवर्तन।
तो ये दो टॉपिक्स हैं जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इतनी जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है इसकी रीडिंग आप एनसीईआरटी में कर कर आइएगा। मैंने आपसे बताया है एनसीईआरटी की रीडिंग मेरे साथ करिए, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। जितने मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए, फॉर्मूले सारे याद रखिएगा। सीपी सीवी जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको पिछले बताए हैं, फिर सीपी सीवी का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। हाँ, मैंने एक आपको सारणी बताई थी, वो याद रखिएगा। और एक फॉर्मूला भी, एक जो जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं सारे आपको याद रखने हैं। कि जैसे मैं आपको ये उदाहरण बताते जा रहा हूँ, जैसे अगला उदाहरण जो हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं ऐसे उदाहरण में डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको पहले आना भी चाहिए कि आप कितनी जो है फॉर्मूला कौन सा कहाँ अप्लाई करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेरे साथ रिवीजन करते चलिए, मेरे साथ चीजों को पढ़ते चलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथ एनसीईआरटी रीडिंग करते चलिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अगली कक्षा में उदाहरण 10.3 और अवस्था परिवर्तन को कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, बाय, धन्यवाद।